हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 17 है, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी 2022 के टीयर 1 एग्जाम के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 17 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है। ए नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में रिवीजन करेंगे। दोस्तों, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि हमारा आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। कैसी गैस? एक विषैली गैस होती है। यह रक्त में अवशोषित होकर उसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। यह रक्त में अवशोषित होकर उसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। ए है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, बी है सल्फर का ऑक्साइड, सी है ए और बी दोनों, डी है कार्बन का ऑक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों नाइट्रोजन का ऑक्साइड व सल्फर का ऑक्साइड, ये दोनों, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। कोयले और पेट्रोल में थोड़ी मात्रा में गंधक होता है, जो जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो त्वचा, फेफड़ों और दूसरे ऊतकों पर दुष्प्रभाव डालती है। इसी प्रकार उच्च ताप पर निर्मित नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी विषैले होते हैं। जल के साथ ये ऑक्साइड मिलकर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जल में घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों नहीं बताने, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन जब भी पढ़ें एग्जाम में, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो लास्ट में दिया आता है वो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया था कि आपको सत्य बताने, असत्य बताने, सही बताने, गलत बताने हैं। और जब हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, अपने आंसर कर देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि हमारे आंसर गलत हो गए। तो यहाँ हमें बताना दोस्तों, जल में घुलनशील नहीं है। ए है नमक, चीनी जैसे ठोस, बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें, सी है तेल और डी नंबर है एल्कोहल, जिसमें ब्रैकेट में दिया गया है एथिल अल्कोहल। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल में घुलनशील इनमें से कौन नहीं है? तो नमक भी दोस्तों हो जाएगा, घुलनशील है, चीनी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसी गैसें, एल्कोहल भी दोस्तों घुलनशील है, लेकिन तेल घुलनशील नहीं होता। आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, तेल जल में घुलनशील नहीं है। थोड़ा और पढ़ते हैं दोस्तों, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। जल एक अच्छा विलायक है। क्या है? विलायक है, जिसमें रिवीजन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। चीनी, नमक और कई खनिज घुल जाते हैं। जल द्रव और गैसों को भी घोल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी कई गैसें भी जल में घुलनशील होती है, यानी ये बी और डी, ये तीनों दोस्तों घुल जाते हैं, जबकि तेल दोस्तों जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। मौसम निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है ये हमें बताना है। ए है वायुदाब पर, बी आर्द्रता पर, सी तापमान पर और डी है उपर्युक्त सभी पर। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? मौसम किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ सभी आंसर हो जाएंगे दोस्तों। वायुदाब, आर्द्रता, तापमान सब पे निर्भर करता है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, वायुदाब मौसम के निर्धारण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, जो कि विकल्प नंबर ये है। उसके बाद वायु में आर्द्रता यानी नमी, जो कि बी नंबर विकल्प है, दूसरा महत्वपूर्ण ये भी कारक है। आर्द्रता सदा एक जैसी नहीं रहती, ये आप लोग भी जानते हैं।
यह बदलती रहती है। मौसम प्राय वायु दाब, आर्द्रता तथा तापमान तीनों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कूट के माध्यम से, विकल्प के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम अभी टेस्ट सीरीज से हटा नहीं रहे हैं। सही जोड़े का मिलान करना, एक तरफ दोस्तों यहाँ इस तरफ वैज्ञानिक उनके नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं कि कौन से किस में दोस्तों किस नाम से, वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। एक्वाकल्चर के सामने रेशम कीट पालन दिया गया है, फ्लोरिकल्चर के सामने अंगूर उत्पादन दिया गया है, सेरिकल्चर के सामने पुष्पों का अध्ययन है और विटिकल्चर के सामने मत्स्य पालन है। चलिए दोस्तों इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। नीचे हमारा विकल्प दिया गया कोड के माध्यम से। एलिमिनेशन पद्धति को अपनाना इसमें जरूरी होता है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ। आपको इसमें से दोस्तों जैसे आपको कुछ भी ना आता हो, कोई भी एक विकल्प आता हो ABCD में से, वही मिलाकर कॉमन सेंस लगाकर, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप तुरंत एलिमिनेशन करने की कोशिश कीजिए, अपने आंसर ढूंढिए। चलिए हम लोग मिलाते हैं दोस्तों। ए नंबर है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, यानी ये का 4 हो गया। ये का 4 किस में है? ये में है और डी में है, यानी 2 हमारे गए। अब 2 हट गए दोस्तों, ये डी बचे हैं, यानी जहाँ 4 विकल्प थे हमारे क्वेश्चन सही होने की दोस्तों उम्मीद 25% थी, वहाँ एक ही विकल्प सॉल्व करने से 50% हो गई है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? पुष्पों का अध्ययन, यानी बी का 3 होगा। बी का 3 किस में है? दोनों में है, अभी आगे चलना पड़ेगा। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे है दोस्तों? बार बार पढ़ाए हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से है, तो हमारा दोस्तों रेशम कीट पालन किस में है? सी का हमारा 1 बना है, सी का 1 डी में है, यानी हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों 4 3 1। और लास्ट में दोस्तों विटिकल्चर अंगूर उत्पादन से हो ही जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसमें से आप ये पढ़े होंगे सेरिकल्चर जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन आ रहा है, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको रिवीजन भी करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, उसके बाद फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन और विटिकल्चर अंगूर उत्पादन। नेक्स्ट देखेंगे, वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है किससे? ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है। ए नंबर है तेज हवा से, बी तापमान से, सी आर्द्रता से और डी नंबर है उपर्युक्त सभी से। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? वाष्पीकरण भी सभी से प्रभावित होती है, तेज हवा से भी, तापमान से भी और आर्द्रता से भी, यानी विकल्प नंबर डी भी यहाँ हमारा आंसर बनेगा। बिल्कुल दोस्तों मिलता जुलता क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तेज हवा हो, जलवाष्प की उपस्थिति तथा वायु का तापमान आदि ऐसे अनेक कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को। जीवों की संरचनात्मक इकाई है। क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों की संरचनात्मक इकाई है। ए है कोशिका, बी ऊतक, सी अंग और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों, जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ए नंबर विकल्प है रुधिर की अनियमितता का अध्ययन, बी नंबर विकल्प है अस्थि विकारों का अध्ययन, सी नंबर विकल्प है हृदय के विकारों का अध्ययन और डी नंबर विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रुधिर की अनियमितता का अध्ययन, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, रुधिर की अनियमितता का अध्ययन। थोड़ा और उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। रुधिर तथा इसके उत्पादक जो ऊतकों और इनकी अनियमितताओं के अध्ययन की शाखा को हम लोग रुधिर विज्ञान या रुधिर विज्ञान यानी हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन का कार्य है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या आंसर आएगा? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक बार इसका रिवीजन कर लिए दोस्तों। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों, रक्त का रंग या रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण बताने, ए खून की कमी हो जाती है, बी खून का बहना बंद नहीं होता है, सी रक्त बनता ही नहीं और डी है उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? खून का बहना बंद नहीं होता। और एक किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन के। एक और पूछा था दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं जमता किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी से होने वाला रोग हीमोफीलिया है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन,
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त का फिल्टर कहाँ होता है ये हमें बताना है, तो आंसर आएगा किडनी में, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है। आप लोग ध्यान भी दिए होंगे कि जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। ए है प्रकाश का परिवर्तन, बी अपवर्तन, सी है दोस्तों परिकीर्णन और डी है विवर्तन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है क्योंकि इसका कारण है अपवर्तन, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है। जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों तालाब का उथला प्रतीत होना, जल में आंशिक रूप से रखी किसी क्षण की, ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी क्षण की मुड़ी हुई दिखना, आप लोग ध्यान दिए होंगे, आदि किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछा था, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। इसके अलावा दोस्तों हम लोग छड़ी भी रख देते हैं, डंडा भी रख देते हैं, तो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इस सब का कारण है दोस्तों अपवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल और अवतल लेंस के संदर्भ में विचार करें। बार बार पूछा गया, यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हम सभी तथ्यों पर बात करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसको आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये नंबर स्टेटमेंट है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तल और अवतल लेंस के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। ए नंबर स्टेटमेंट है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। बी नंबर स्टेटमेंट है, उत्तल लेंस अपसारी होता है जबकि अवतल लेंस अभिसारी होता है, यानी ये नंबर स्टेटमेंट का बी ऑपोजिट है। सी नंबर स्टेटमेंट है, अभिसारी और अपसारी होना लेंस का विभेदक लक्षण नहीं है। और डी है दोस्तों नानावदेश, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले आंसर करेंगे तो दोस्तों उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है जबकि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। इससे जुड़े दोस्तों जो जो क्वेश्चन बनते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सभी चीज़ों पर हम लोग यहीं पे बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो लेंस बीच में मोटे होते हैं, जो लेंस बीच में मोटे होते हैं उन्हें अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतले होते हैं वह अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस कहलाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि के दोष के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया इसको कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको है वो दूर की वस्तु नहीं देखेगा, और दूर दृष्टि दोष जिसको है वो निकट की वस्तु सही नहीं देखेगा। इसमें दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके सामने बन जाता है, यह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें आंखों का नेत्र गोलक चपटा हो जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष युक्त आंख के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस लगेगा। अब इसी को पलट दीजिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाते, यानी जिसके पास दूर दृष्टि दोष है वो निकट की वस्तु नहीं देख पाएगा, और जिसके पास निकट है वो दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष के बारे में। इनमें निकट रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनते हैं। पहले वाले में सामने, इसमें पीछे, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें कौन सा लेंस लगेगा दोस्तों? तो इसमें उत्तल लेंस लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उन्हें सही से सॉल्व कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो ध्रुव पर, और सबसे कम भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको हम यहाँ पे रिवीजन भी करेंगे। बीओडी का असंक्षिप्त यानी पूरा नाम बताना है, असंक्षिप्त लिखा हुआ दोस्तों। ए नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
डेफिसिट, बी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, सी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का सूचक है। किसका? जल प्रदूषण का। बार बार पूछा गया है। जिस जल में बीओडी की मात्रा अधिक होती है वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होता है। जिस जल में बीओडी की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित माना जाएगा। तो ये थे दोस्तों 15 महत्वपूर्ण जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न जिसे हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।